इन चित्रों को ध्यान से देखिए। एक लड़का और एक लड़की आपस में बातें कर रहे हैं। दो कौवे खिलाड़ी को पकड़ने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। दो कबूतर एक दूसरे से कुछ कहते हुए दाना चुग रहा है। दो कबूतर एक दूसरे से कुछ कहते हुए दाना चुग रहे हैं। द्वारा खड़ा एक कुत्ता अपनी भौं भौं से पेड़ पर बैठे कुछ बंदर को न जाने क्या कहना चाहते हैं। गौशाला की गाय भी रंभा रंभा कर कुछ कर रही है। हजारों लाखों पशु पक्षी है, अपनी 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 बोलियां है जिसके द्वारा वे अपने सुख दुख के भाव को प्रकट करते हैं। वे किसी विषय पर अपने विचार प्रकट नहीं कर सकते और न ही मनुष्य की भांति आपस में विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। पशु पक्षी तो निश्चित ध्वनि ही निकाल सकते हैं, जैसे चिड़िया सदा चींची ही करती है, मेढक सदा टर्टर ही करता है। जीव जंतु अपने सुख दुख के भाव को ध्वनियों के माध्यम से ही एक दूसरे को समझाते हैं, जैसे हम बोली का नाम देते हैं। प्राणी जगत में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने विचार किसी को बता सकता है और दूसरे की बात समझ सकता है। इसे ही मनुष्य ने भाषा का नाम दिया है। विचारों का आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। विचारों को आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। भाषा के द्वारा हम बोल या लिख कर अपने भाव को विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे कुछ लोग हिंदी में और कुछ अंग्रेजी एवं अन्य भाषाओं में अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। भाषा के रूप हम अपने विचारों को दो रूप में प्रकट करते हैं। हम अपने विचारों को दो रूप में प्रकट करते हैं। एक मौखिक भाषा बोलकर, लिखित भाषा लिखकर। लिखित भाषा का महत्व। सबसे पहले प्रयोग में मौखिक भाषा आई है। सबसे पहले प्रयोग में मौखिक भाषा आई है। मनुष्य बोलकर अपने विचार किसी को बताता और सुनकर दूसरों के विचार समझता था, लेकिन कुछ समय बाद वह अपनी ही नहीं कई बातें भूल जाता था। कई बार वह अच्छी अच्छी बातों को सुरक्षित रखना चाहता था और किसी द्वारा स्थान पर रहने वाले जानकार को बताना चाहता था, परंतु उसके पास ऐसा कोई साधन नहीं था जिसके द्वारा वह अपने विचार सहेज पाता। आप जानते हैं कि मनुष्य सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी है। उसमें भाषा को लिखित रूप देना चाहता ताकि विचारों को सुरक्षित रखा जा सके। इसके लिए उसने मुंह से निकलने वाली सभी ध्वनियों को चिन्ह के रूप में अंकित किया और उन चिन्ह के आधार पर भाषा को लिखित रूप दिया। इस चिन्ह को ही लिपि के नाम से पुकारा जाता है। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। संसार भर में जितनी भाषाएं बोली जाती है उन सबकी अपनी अपनी लिपि होती है। जैसे भाषा हिंदी, लिपि देवनागरी भाषा अंग्रेजी लिपि रोमन
भाषा उर्दू, लिपि फारसी। भाषा में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, जैसे पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, कश्मीर में कश्मीरी, बंगाल में बंगाला। अब मनुष्य के पास मौखिक और लिखित दो प्रकार की भाषाएं थी, लेकिन इस प्रयोग करते समय उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बहुत बार गलतियां हो जाती थी। अपनी ही गलतियों को सुधारने के लिए मनुष्य ने भाषा का प्रयोग के कुछ नियम बनाए। इन नियमों को ही व्याकरण का नाम दिया गया। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और समझना सिखाता है। भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं और दूसरों की बात समझ सकते हैं। पशु पक्षी की भाषा को बोलिंग कहा जाता है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। जब विचारों को बोलकर किसी को समझाया जाता जाए तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। जब विचारों को लिखकर किसी को समझाया जाए तो वह लिखित भाषा कहलाती है। भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं उन्हें लिपि कहते हैं। भाषा के नियम व्याकरण सिखाता है। जैसे कि हम बताते हैं कि भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं। और दूसरों की बात समझ सकते हैं। पशु पक्षियों की भाषा
जब विचारों को बोलकर किसी को समझाया जाए तो वह मौखिक एक भाषा कहलाती है। जब विचारों को लिखकर किसी को समझाया जाए तो वह लिखित भाषा
जैसे कि भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात दूसरों समझा सकते हैं, दूसरों की बात समझा सकते हैं। और भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात दूसरों समझ सकते हैं और दूसरों की बात समझ सकते हैं। पशु पक्षियों की भाषा को बोली कहा जाता है। पशु पक्षी भाषा की बोली कहा जाता है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। जब विचारों को बोलकर किसी को समझाया जाए तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। जब विचारों को सीखकर किसी को समझाया जाए तो वह लिखित भाषा कहलाती है। भाषाओं को लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए हैं उन्हें लिपि कहते हैं। भाषा के नियम व्याकरण सिखाता है। इसे आप याद कर लीजिएगा। ये होमवर्क रहा और इसे याद भी कर लीजिएगा, ठीक है।